Hello everyone, welcome to my channel TechMate Educator and today meet a special new guest अनुकूल कपूर जिन्होंने अभी रिसेंटली JRF क्वालिफाइड किया है दिसंबर 2020 जो अभी नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था तो क्वालिफाइड किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुकूल। सो थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, इन्होंने किस तरीके से JRF को क्वालिफाई किया। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। सो अनुकूल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन अ ब्रीफ। मैम, माय नेम इज अनुकूल कपूर। मैम, मैंने जो ग्रेजुएशन है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना से किया, बिहार से। और मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो BIT मेसरा झारखंड रांची से किया है। तो जब मैंने BCA स्टार्ट किया था तो शुरुआत से मुझे पढ़ाने की इच्छा होती थी, क्योंकि सब लोग पढ़ने आते थे, बोलते थे तुम्हारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो वहां पे मैंने कुछ अपने दोस्तों को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। MCA मैंने जब किया तो वो तो पुराने दोस्त तो चले गए। अब मुझे लगा कि शायद हो सके वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ तो उनको समझ में आता है। तो फिर मैंने जब MCA स्टार्ट किया, वहां पे भी कुछ लोगों को पढ़ाया तो लोग बोले नहीं तुम्हारा पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी कैरियर को बिल्ड किया जाए। तो मैंने MCA 2019 में पास आउट किया। उसके बाद मैंने हैदराबाद चला गया, क्योंकि लोग बोले कि अब तो MCA पास आउट कर लियो, अब कुछ जॉब करो। तो क्योंकि जॉब मुझे प्लेसमेंट हुई थी MDOCS में जब मैंने MCA किया था। तो क्योंकि वहाँ उस समय उतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जहाँ सैलरी अच्छी हो, जहाँ पे रिकॉग्निशन अच्छा मिले। तो मैंने हैदराबाद चला गया। वहाँ पे फिर मैंने कुछ गेट की प्रिपरेशन की। फिर मैंने गेट क्रैक किया। फिर गेट क्रैक करने के बाद कुछ दिन मैंने उसी के अकॉर्डिंग, गेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिला। तो मैं जॉब किया तो जॉब में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो फिर लोगों ने बोला कि आप कुछ अपने हॉबी के लिए ट्राई करो। तो फिर मैंने नेट JRF के बारे में सर्च किया तो पता चला कि आपको अगर पढ़ाने की हॉबी है तो आप ये नेट JRF क्रैक करने के बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एज ए PhD स्कॉलर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उसमें सिर्फ मेरा नेट ही हो पाया। कौन सी मैम, मैंने 2021 जो मर्ज साइकिल हुआ था जून 2021 में। ओके। तो उस वक्त मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो उसमें से कुछ मतलब पेपर वन उतना अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास 3 मंथ्स का समय था और क्योंकि स्टडी गैप हो चुकी थी जॉब के कारण, तो उतना मैंने प्रिपेयर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि एक ट्राई और देते हैं। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया इस ईयर के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए। तो फाइनली इस अटेम्प्ट में मेरा मैम होपफुली JRF निकल गया मैम। और अभी मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यू होनी बाकी है, तो जैसा होता है फिर। ओके, तो आपका गेट कब क्वालिफाई हुआ था? मैम, गेट मेरा क्वालिफाई हुआ था 2019 में, जब मैंने MCA पास आउट। यस मैम। ओके, तो 19 के बाद अभी 22, तो यानी कि आपने 19 में गेट क्वालिफाई किया, फिर आपने जॉब करी, देन आपने नेट का सोचा, आफ्टर दैट आपने JRF क्वालिफाई किया। ओके, सो आपने तो बता ही दिया कि हाउ यू डिसाइड टू वेयर JRF। आपने डिसाइड किया था कि आपको JRF करना है फॉर परसुइंग PhD और टेक अ टीचिंग जॉब, राइट? सो हाउ यू फाइंड मी? मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो क्योंकि मेरा नेट निकला, तो मुझे लग गया कि शुरुआत में मैम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि एक जगह से तो होगा नहीं, और मुझे यहाँ पे कुछ सफिशिएंट लगा नहीं। मुझे लगा कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, JRF तो ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। तब मैंने मैम अनअकैडमी ज्वाइन किया। तो अनअकैडमी में मैम आपके फ्री लेसन, जैसे आपके जो स्पेशल सेशन होते थे, वहां से मैंने आपके बारे में जाना। तो पहले मैंने कुछ दिन आपके फ्री सेशन लिए। उस समय आप लगता है यूट्यूब पे मैम उस समय कम सेशन लेते थे जब मैंने ज्वाइन किया। फ्री सेशन आप स्पेशल सेशन ज्यादा लेते थे। तो वहां से मैंने मैम आपके बारे में ज्वाइन किया, फिर सब्सक्रिप्शन लिया मैम, अप्रोक्स 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर वहां से मैम आपके साथ मैंने ज्वाइन हुआ, और उसके बाद तो मैम अभी तक आप ही के साथ हूँ। ओके, फिर मैं सो व्हाई यू चूज एज एन एजुकेटर, मतलब कि आपको क्यों लगा कि अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर हैं, कि मुझे ही क्यों आपने चूज किया? दे आर वैरायटी ऑफ एजुकेटर। सो मैम, यस मैम, ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था। मैम, इतने एजुकेटर होने के बाद मुझे ही क्यों?
क्योंकि मैम एक सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, और सामने वाले को समझ में आए ना आए उसको भी मतलब टैकल कर। जैसे मान लीजिए मैम आपने कोई तरीके से किसी को समझाया, हो सके उसमें सबको समझ ना आए, तो फिर ये आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप दूसरे तरीके से सेम चीज को समझा सके। तो मैम आपका ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप एक ही तरह को, एक ही चीज को मल्टीपल वे में समझाते थे, जिसके कारण कंसेप्ट भी क्लियर होते थे और समझ में इजिली आते थे। और मैम ये था कि अब जो हम लोग का ऐसे नहीं था कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन था, हम लोग तो एक फैमिली की तरह बिल्ड हो गए थे, हंसते खेलते पढ़ते थे मैम। और जहाँ पे, क्योंकि ये सेशन, जिस सेशन में मैंने जेआरएफ निकाला, ये सेशन इसलिए हार्ड नहीं था क्योंकि क्वेश्चन हार्ड आए थे, ये इतना स्ट्रेच होते गया ना मैम, स्ट्रेच होने के कारण ये हार्ड होते गया, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस उतना याद करके हमेशा चलना, पता चला 1 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद, तो उस हिसाब से सिलेबस भी डिजाइन होना चाहिए, आपको टीचर भी सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो बार बार आपको रिवीजन कराए। तो मैम आपका सेशन मैंने जब ज्वाइन किया था, आप 2 सेशन उस समय लिया करते थे, एक 10 to 12 और एक 3 to 4। तो ये सेशन में बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और लास्ट के समय मैंने अपने जो 3 आवर्स का जो मॉक चलाया, मॉक तो 2 चलाई मैम, प्लस आपने रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराया, तो बहुत हेल्प किया मैम कहीं ना कहीं। Okay. So what is the strategy to prepare GRF? मैम स्ट्रेटेजी तो एक ही है कि मैम एग्जाम टाइम क्या होता है कि लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे मैंने मैम मॉक पे इस बार ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि तैयारी तो पिछले बार हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन मैम सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि जो आप एग्जाम में सिली मिस्टेक करते हो, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप सिली मिस्टेक वहां पे ना करो। मॉक देने का मतलब यही होता है। और आपकी सीटिंग कैपेबिलिटी भी 3 आवर्स की होनी चाहिए कि आपको मतलब मन डाइवर्ट ना हो कि अरे मैं इतना देर से बैठा हूँ, कितना देर और है, हमेशा क्लॉक की तरफ। कभी भी बहुत लोग जो एग्जाम देते हैं वो हमेशा क्लॉक की तरफ देखते हैं, लेकिन ये मॉक देने से क्या होता है ना मैम, आपका जो 3 आवर्स का जो टाइम है वो ऑलरेडी माइंड में सेट होता है, क्योंकि आप प्रिपेयर होते हो कि हाँ 3 आवर अब हो जाए। तो मैम स्ट्रेटेजी मैंने यही से स्टार्ट की। मैंने कम से कम, क्योंकि मैंने गेट क्वालिफाई किया था, तो मेरे पास उतने मटेरियल्स थे कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, और आपने प्लस और ही गेट के पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो वो मेरे रिवीजन हो गए। प्लस नेट के पीवाईक्यू अपने लगभग 5 इयर्स के सॉल्व किए, गेट के भी लगभग 6 इयर्स के सॉल्व किए। तो उससे मैम जो मेरा वो स्ट्रेंथ था वो और बढ़ते गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैम कि अब इस बार हो जाएगा, इसलिए मैम Okay. मैंने So अपना पूरा बेस्ट दिया। any tips या any motivation you want to give to your students की मतलब स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रिपरेशन करें, कोई मैसेज कैसे आप ने क्वालिफाई किया, कोई मैसेज, कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स? मैम टिप्स यही है कि जब भी, क्योंकि जो नेट जेआरएफ जो एस्पिरेंट्स है, ऐसा नहीं है कि सब लोग बैचलर ही हो, बहुत सारे मेरिट भी होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला बेसिक जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा अपने पढ़ाई में। बिना कंसिस्टेंसी के कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल का क्रैक हो ही नहीं सकता। आप 1 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। 1 घंटे मतलब रोज पढ़ो तो डेली पढ़ो। अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैम आज 4 घंटे पढ़ लिए, अगला दिन स्किप किया तो फिर अगला दिन स्टार्ट किया, ऐसे नहीं होता। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। और मैम बहुत लोग का ये भी कहना है कि आप पेपर 2 आपका अगर स्ट्रांग है तो पेपर 1 थोड़ा ढीला भी हो या नहीं भी उतना आता हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन मेरे समझ में ये, हाँ, लेकिन ये है कि मैम पेपर 1 भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना आपको पेपर 2 करता है। क्योंकि मैम इस बार मेरे पेपर 2 में थोड़े कम सही हुए इन कंपैरिजन टू पेपर 1। पेपर 1 में ही ज्यादा सही हुआ, तो उस कारण कंपनसेट हो गया दोनों का। तो मैम बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि आप, सबसे बेस्ट टाइम होता है मैम मेरे हिसाब से कि मॉर्निंग उठो, सबसे पहले आप जितना न्यूमेरिकल्स कर सकते हो पेपर 2 के उतने करो। और मैम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, ये सब पे बेसिक फोकस करो, क्योंकि इनका आना तो लगभग 100% तय है। बाकी जो है वो आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन इनका आना 100 ऑब्वियस है कि आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा आते हैं। और जैसा होता है मैम कि आप, जैसे बहुत लोग का ये सोचना है कि मैं पूरा पढ़ ले उसके बाद लास्ट में मॉक दे, ये नहीं मैम। जैसे जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आप तुरंत मॉक दे दो, तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मॉक हमेशा पीरियोडिकली देना चाहिए, एट द एंड देने से कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रिपेयर कर लिया है उतना मॉक दो। हाँ, उतना मॉक हमेशा दो। यस मैम, अपने आप को हमेशा टेस्ट करो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। यस, गुड।
सो आप ये बताओ कि एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें पे प्रेशर बना रहता है, तो लाइक यस मैम। कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाता है एग्जाम के टाइम पे सिस्टम में, या कभी भी कोई एग्जाम प्रेशर को उसको कैसे हैंडल किया जाए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो या फिर। यस मैम, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ था, टेक्निकल इशू थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे मतलब मैम कि जैसे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे कि जिनके सीक्वेंसिंग नहीं थे। तो उस क्वेश्चन में जैसे है कि मेरा ये कहना है कि मैं उस समय उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसमें मतलब फंसे ना रहे, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड है। आपको इसको स्किप करके आगे बढ़ना, हो सके कि आपका नहीं बन रहा हो तो हो सके किसी का भी नहीं बन रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ सिर्फ हाँ आप ही का उस एग्जाम में ना हो सकता हो किसी का भी ना बन रहा हो। तो ये बेसिक है कि आप उस चीज को तुरंत क्लियर करें। जो चीज लगे कि मैम 1-2 टाइम्स में अगर रीडिंग पे नहीं बन रहा है तो उसको तुरंत स्किप करें। बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ये सबसे बढ़िया होता है कि जो चीज आपके साथ हो रही हो सकता है सभी के साथ हो, उस पर टाइम सभी के साथ। वो होता ये है कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो यस मैम। हाँ, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, उन पे भी टाइम वेस्ट ना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन होंगे, अगर आप फंसे रहोगे तो आप आगे निकल ही नहीं पाओगे। तो आगे नहीं। यस मैम। हाँ और इस बार तो ऐसा था कि मैम इस बार का जो लोग बोल रहे थे मैम, इस बार का पेपर ये था कि इजी था। मैं नहीं बोलता हूँ कि एकदम हार्ड था, मतलब इजी था। लेकिन क्योंकि इस पेपर में इतना डिले हुआ है ना मैम, कि लोगों को वही चीज क्वेश्चन जो इजी था वही हार्ड लगने लगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस रहा नहीं, वो प्रैक्टिस तो छूट गया। हम्म। अब डेली मैम उतना मतलब मान लो 1 महीने बाद मुझे पता है एग्जाम, लेकिन तुरंत उसके बाद पता चल जाए कि नहीं अगले महीने फिर एग्जाम। तो मैम बस वो वही उतना चीज। सिलेबस, हाँ डेली करना है, ये बोझ है, कितना इतना लेके करें, तो वही एक दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। मैम क्रेडिट ऑफ द सक्सेस तो पहले मैम आपको, क्योंकि मैम जहाँ पे लोग ये नए नए बैच स्टार्ट कर रहे थे सब एजुकेटर, वहां पे आपने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। आपने नया बैच स्टार्ट ना करके आपने पहले बोला कि नहीं पहले मैं आप लोग का एग्जाम दे लूंगी, फिर उसके बाद मैं नया बैच स्टार्ट करूंगी। तो मैम पहला क्रेडिट तो आप ही को जाता है, क्योंकि मैम आप लोग आपने ही पूरा सपोर्ट किया मैम। थैंक यू और सो मच। स्पेशली इतना मॉक करके प्रिपेयर करना, ये भी एक टफ टास्क होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जगह लाना इजी टास्क नहीं होता है। लोग को लगता है यहाँ से कॉपी किए यहाँ पेस्ट किए, इतना आसान नहीं होता। वहाँ हर चीज आपको चेक करना पड़ता है कि मैंने सही प्रिपेयर किया कि नहीं। बहुत ये हेडेक काम है, और ये आपने बहुत ही अच्छा किया। और लास्ट समय में मैम आपने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मतलब जितने स्टूडेंट ने आप रिक्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट्स बनाए। वो अभी नहीं पता चलता मैम, जब आप एग्जाम देके आ जाओगे, जब रिजल्ट निकलेगा ना, तब वो वापस से शॉर्ट देखोगे ना, तब लगेगा कि मैम ये क्या चीज था, ये तो बहुत ही अच्छा चीज निकल गया। सब जैकपॉट होता है, जो कि आपको मतलब ये पता नहीं चलता, लेकिन एट द रिजल्ट जब निकल जाता तब एहसास होता है नहीं ये कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैम ने बहुत प्रिपेयर किया। और मैम ये था कि इतना जल्दी, क्योंकि अभी तक मैंने मतलब मैम पूरे यूट्यूब जब तक मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, अभी तक मैंने पेपर 2 का इतना रिवीजन कहीं नहीं, 3 आवर्स का मैराथन मैंने कहीं नहीं देखा था कि कोई किसी ने पूरा पेपर रिवाइज करवाया। वो सिर्फ मैम आपने कराया, तो जिसके कारण वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जिन्होंने मैम ये सारे फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट सिर्फ, रिवाइज करे थे। यस यस यस। मैम, ये और कहीं नहीं हुआ। ये तो मैम जेन्युइनली है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये तो और कहीं ही नहीं हुआ, ये सिर्फ आप ही थे। और ओके। मैम जो जो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपके पढ़ाने का टेक्निक किया था कि मैम जो चीज आपके नोट्स में जो था कि जो चीज सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ आप लेके आते थे। ये नहीं कि पूरा, जैसे बहुत एडुकेटर क्या है कि पूरा भर के ले आए और उसी को पढ़ाने लगे, वो ऐसे फिर में इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेक्शन ही नहीं बन पाता। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं बनाओगे फिर वो पढ़ाई का मजा ही नहीं। तो मैम ये चीज बहुत आप में अच्छा क्वालिटी है मैम, इंटरेक्शन जैसे ही बढ़ता है तो टीचिंग क्वालिटी एंड आउटकम क्वालिटी दोनों बढ़ जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुकूल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फ्यूचर्स, कि आपको जो लाइफ में जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं, जिस एम को आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपको मिले। आई रियली सपोर्ट टू यू इन एवरी पॉइंट ऑफ योर स्टेज। तो अभी मैं एक बिग अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं अभी अनअकैडमी पे वर्क नहीं कर रही हूँ। सो जो लोग इस इंटरव्यू को वॉच करेंगे उनके लिए यही मैसेज है कि अभी हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको भी पढ़ना है वो ऑनलाइन अटैच्ड हो सकते हैं। और अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई है उसके लिए, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है गूगल फॉर्म का, आप उसको फिल करिए और अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। वी आर स्टार्टिंग माई न्यू बैच फ्रॉम ट्यूसडे 22 November at
10:30 AM in the morning and 4 to 5 PM in the evening. ये हमारा टाइम रहेगा. 2 यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं. वन इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सेकंड इज डेटा स्ट्रक्चर. सो 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे. तो अभी अगर किसी को भी स्टडी करना है मेरे साथ, जैसे कि अनुकूल ने बताया कि उसको मेरे से स्टडी करके क्या क्या बेनिफिट्स मिले, तो उन्हीं बेनिफिट्स को अगर आप लोग भी अचीव करना चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो कि आपको भी बेनिफिट मिले, आपको भी लाइफ में सक्सेस मिले जैसे अनुकूल को मिली, तो आप लोग भी मेरा बैच ज्वाइन करिए और जल्दी ही मेरे साथ अपने JRF को अचीव करिए. So thank you so much for all of you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.